नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की संघीय कार्यपालिका और फ्रांस की संसद के बारे में। हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं और संस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस को लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सभा है या संसद है, उसको संसद संघीय सभा जो व्यवस्थापिका है, फेडरल असेंबली, इसके दो सदन हैं, राज्य परिषद बड़ा सदन और राष्ट्रीय परिषद छोटा सदन। दोनों की शक्तियां समान हैं। लोगों व प्रांतों के अधिकारों तले परिसंघ की यह सर्वोच्च सत्ताधारक संस्था है। स्ट्रॉन्ग ने कहा कि दुनिया की यही ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। अर्थात जो स्विट्जरलैंड की संघीय सभा है, अर्थात संसद है, अर्थात व्यवस्थापिका है, वह दोनों सदनों की समान शक्तियों वाला है। पहला है राज्य परिषद अर्थात बड़ा परिषद, उसका गठन। अमेरिका की सीनेट की तरह यहाँ पर भी सीटें राज्यों की तरह हर बड़े या पूर्ण कैंटन को 2 स्थान, छोटे या आधे कैंटन को 1 स्थान मिलता है। यहाँ पर 20 बड़े 6 छोटे कैंटन हैं। तो इस प्रकार से 40 प्लस 6 कुल 46 सदस्य संख्या है। यहाँ पर इनका चुनाव होता है। कार्यकाल भत्तों का निर्धारण इसमें किया जाता है। इसी कारण किसी कैंटन में 4 तो किसी में 3 और किसी में मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 छोटे प्रांतों में नगर सभा व्यवस्था है। वहाँ ऐसे चुनाव संबंधी नियम नहीं है। जो 5 छोटे प्रांत है वहाँ पर नगर सभा है, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, चुनाव संबंधी व्यवस्था नहीं है। कैंटन निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं। चूँकि ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, तो यहाँ पर जो रिकॉल की सिस्टम है वो लागू है। राज्य परिषद का सदस्य एक समय में राष्ट्रीय परिषद और संघीय न्यायालय का सदस्य नहीं हो सकता। अब जो दूसरा सदन है राष्ट्रीय परिषद अर्थात छोटा सदन, वह लोकप्रिय सदन है और इसके सदस्यों की संख्या 200 है। यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है जो गुप्त पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली के आधार पर होती है। मतदाता की आयु 20 वर्ष है और लगभग 24,000 की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र निर्धारित किया गया है, किंतु हर कैंटन को कम से कम 1 स्थान मिलना। फलस्वरूप ज्यूरिख बड़ा कैंटन और इसमें 35 स्थान निर्धारित हैं। ज्यूरा के 2, उरी के 1 स्थान प्राप्त हैं। राज्य परिषद संघीय न्यायालय का सदस्य या कोई सरकारी नौकर या पादरी इस सदन का सदस्य नहीं हो सकता, अर्थात जो छोटा सदन है उसका सदस्य नहीं हो सकता। इसका कार्यकाल 4 वर्ष। यह 1 वर्ष को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। 1 वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। परंपरा है कि जो उपाध्यक्ष है वह ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है और उसकी जगह नया उपाध्यक्ष चुना जाता है। जो अध्यक्ष है वह सदन की कार्यवाही चलाता है और सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करता है। मत विभाजन के बाद अपना निर्णय सुनाता है। समान मत होने पर निर्णायक मत देता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अलग अलग कक्षों में साथ साथ होती है। संयुक्त बैठक भी होती है जब संघीय परिषद न्यायालय के जजों या सेनाध्यक्षों का चुनाव या अपराधियों को क्षमादान करना हो। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष करता है, अर्थात जो छोटा सदन है उसका अध्यक्ष। निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। इसकी शक्तियां और कार्य, जो संघीय सभा है, संसद है, उसकी शक्तियां और कार्य है। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कानून बनाना, संघीय विषयों पर विचार करना, संविधान को लागू करने के निर्देश देना, संवैधानिक संशोधन बिल पास करना, संधियों की पुष्टि करना, वार्षिक बजट पास करना, संघीय कार्यपालिका से
परिसंघ के प्रशासन की जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य, निर्देश देना आदि काम है। दूसरा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का चुनाव करना। संयुक्त अधिवेशन में संघीय कार्यपालिका के 7 सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए परिसंघ का अध्यक्ष तथा अन्य को उपाध्यक्ष चुना जाता है। जो संघीय परिषद का महासचिव है, चांसलर का चुनाव है, संघीय न्यायालय के 38 जजों का चुनाव है, उसका एक अध्यक्ष बनाना है तथा 12 स्थानापन्न जजों का निर्वाचन, युद्ध काल में सेनाध्यक्ष का चुनाव, संघीय बीमा न्यायाधिकरण के सदस्यों का चुनाव, युद्ध शांति की घोषणा, संधियों व समझौतों की पुष्टि करना, कैंटनों के आपसित संधि या विदेशी राज्यों से गैर राजनीतिक संधि की पुष्टि करना, यह संघीय सभा ही करती है। संघीय सरकार के कानून न मानने पर संघीय सभा हस्तक्षेप के उपाय तय कर देती है। अगला है न्यायिक कार्य। इसमें अपराधियों को क्षमा देना, संघीय अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद का निपटारा करना, विभागीय विवादों का निपटारा करना संघीय परिषद ही करती है, लेकिन अपील संघीय सभा ही सुनती है। संघीय सभा की सर्वोच्च सत्ता का धारक होता है। उपक्रम लोक निर्णय की तकनीकों के कारण यह वंचित हो जाता है। लोक निर्णय संघीय सभा की इच्छा को रद्द कर सकता है। संघीय सभा चुनाव में लोग दलों को वोट देते हैं और लोक निर्णय के समय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्हीं के द्वारा ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। रैपड कहते हैं कि संघीय सभा के पास सभी प्रकार के विशेषाधिकार होते हुए भी संघीय कार्यपालिका की अग्रणी भूमिका स्थापित हो गई है। अब है फ्रांस की संसद। 5वें गणतंत्र के संविधान में संसद एक सौतेले शिशु की तरह है। 4th रिपब्लिक में संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण और 5वें गणतंत्र में उल्टा हो गया। जो फ्रांस की गणतंत्र था वह 5वां, उसके अनुसार अब ये उल्टा हो गया, चौथे का। इस संसद के 2 सदन, सीनेट अर्थात बड़ा सदन और राष्ट्रीय सभा अर्थात छोटा सदन। शक्तियां बराबर होती है। संसद लोक प्रभुसत्ता की धारक नहीं है पहले की तरह, अर्थात जो पहले था उसमें लोक प्रभुसत्ता की धारक होती थी संसद। वर्तमान में संशोधित संसदवाद है। पहले अपूर्ण द्विसदनवाद या संशोधित एक सदनवाद था, यानी किसी एक सदन को ज़्यादा शक्तियां प्राप्त थी। सीनेट का गठन पहले गणतंत्र की परिषद कहा जाता था। पहले इसे गणतंत्र की परिषद कहा जाता था। इसमें शक्तियां बढ़ा दी गई, जिससे राष्ट्रीय सभा के लगभग बराबर आ गई हैं सीनेट की शक्तियां। 2011 के अनुसार सदस्य संख्या 348, जिसमें 326 महानगरीय फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते थे, 10 समुद्र पारीय विभागों व प्रदेशों का और 12 विदेशों में रहने वाले फ्रांसीसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महानगरीय स्थान विभागों में बंटे हुए हैं। प्रति 1.5 लाख पर एक स्थान तथा 2.5 लाख तक एक और स्थान निर्धारित है। निर्वाचक निकाय इसकी इस प्रकार से है। स्थानीय संसदीय प्रतिनिधिगण, विभागीय परिषदों के सदस्यगण, नगर पालिका के आकार के अनुसार नगर पालिका के प्रतिनिधिगण। निर्वाचक मंडल की संख्या 1.5 लाख है। 9,000 से अधिक आबादी वाले 4 कम्यूने हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं, जबकि 37,000 निवासियों की जनसंख्या वाली कम्यूने अपने पूर्ण बहुमत से प्रतिनिधि चुनती हैं। प्रत्येक मतदाता को 3 मत प्राप्त होते हैं। योग्यता इसमें न्यूनतम 35 वर्ष आयु, 9 वर्षों के लिए चुनाव, 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाशग्रस्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय सभा प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनाव होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है इस सभा का। कुल सदस्य संख्या है इसकी 577। मतदाताओं की आयु है 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए इसके 23 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। सैनिक सेवा जिसने प्राप्त कर ली है वही चुनाव में भाग ले सकता है। कम से कम 10 वर्ष वह फ्रांस का निवासी रहा हो। गंभीर सजा प्राप्त अपराधी
दिवालिया, सामाजिक अधिकार से वंचित तथा साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों के सदस्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कम्युनिटी से संबंधित कंपनियों के निदेशक भी इसमें शामिल है। प्रतिनिधि के साथ स्थानापन्न का भी चुनाव किया जाता है और प्रतिनिधि की अगर मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में जो स्थानापन्न है उसको चुन लिया जाता है, नियुक्त कर लिया जाता है। फलस्वरूप यहाँ पर उपचुनाव की व्यवस्था नहीं होती जैसा कि भारत में होती है। द्वितीय मतदान प्रणाली जीतने वाले उम्मीदवार को आधे से अधिक अंश प्राप्त होने चाहिए, जो कि शुद्ध पड़े मतों का आधा से अधिक अंश, अन्यथा दोबारा मतदान जिसमें प्रथम 2 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे, यानी जो ऊपर वाले 2 हैं ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले हैं उनमें ही चुनाव होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री व दोनों सदनों के अध्यक्षों की सहमति पर समय से पहले ही इसे भंग किया जा सकता है। सेशन इस संसद के 2 वर्ष में 2 बार सत्र होते हैं, अक्टूबर 1 ट्यूसडे से दिसंबर 3 फ्राइडे तक, और इसमें बजट पास किया जाता है। अक्टूबर जो प्रथम मंगलवार है वहाँ से दिसंबर के शुक्रवार तक, तीसरे शुक्रवार तक इसमें बजट पास किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक अप्रैल माह का अंतिम मंगलवार जो लगभग 3 माह तक चलता है, अप्रैल माह का अंतिम मंगलवार जो लगभग 3 माह तक चलते हैं, इसमें बिल पास किए जाते हैं। सत्र बुलाना राष्ट्रपति का काम नहीं है, किंतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर विशेष सत्र बुला सकता है। संसद भी विशेष सत्र का आहूत कर सकती है, बुला सकती है। दोनों सदनों के अपने अपने अध्यक्ष होते हैं। सीनेट का अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए तथा सभा का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। गुप्त मतदान तथा द्वितीय मत प्रणाली का प्रयोग। जीतने वाले को सदन का पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। अध्यक्षों के कार्य अन्य लोकतांत्रिक देशों की भांति समान है। जो अध्यक्ष हैं उनके काम में अन्य लोकतांत्रिक देशों की समान है, जैसे सदन की कार्यवाही चलाना, बोलने का अवसर प्रदान करना, महत्वपूर्ण निर्णयों को स्पष्ट करना तथा उन पर निर्णय सुनाना। परंतु कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त हैं। आपातकाल राष्ट्रपति दोनों सदनों के अध्यक्षों के परामर्श से लगाता है। आपातकाल कब लगाएगा? जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के अध्यक्षों से परामर्श ले। अध्यक्ष के नीचे अपना अपना ब्यूरो, जिनमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण होते हैं। सीनेट में 4, सभा में 6, सचिव सीनेट में 4 और सभा में 12, 3 क्यूस्टेयर्स होते हैं जिन्हें सदन के सदस्यगण चुनते हैं। ब्यूरो के लोग अध्यक्ष को संसदीय मामलों में सलाह देते हैं तथा सदन की सचिवालय चलाते हैं। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष राजनीतिक दल से संबंधित उसकी स्थिति का अध्ययन करती है। संवैधानिक वैधता का विवाद संवैधानिक परिषद ही तय करती है। अब इनके शक्तियां और काम। फ्रांस की संसद अमेरिका और ब्रिटिश की संसद की तरह सबल नहीं है, परंतु चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की तरह निर्बल भी नहीं है। पहला काम है कानून बनाने का। विधायी क्षमता 2 भाग। प्रथम में निम्न नियम संबंधी कानून, सार्वजनिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए नागरिकों के अधिकार तथा उनके जान माल की रक्षार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा के दायित्व, लोगों की राष्ट्रीय तथा वैधानिक स्थिति, वैवाहिक प्रसंविधाएँ, उत्तराधिकार व उपहार, अपराधों व दुर्व्यवहारों का निर्धारण, उनके दंड, आपराधिक प्रक्रिया, क्षमादान, नई न्यायिक व्यवस्थाओं की रचना तथा न्याय करने वालों के स्तर, करारोपण दर व उनकी उगाही, मुद्रा का प्रचलन, संसदीय व स्थानीय निर्वाचनों की व्यवस्था, सार्वजनिक संस्था के वर्गों की स्थापना, राज्यों द्वारा रखे गए सैनिक व असैनिक कर्मियों को दी गई आमूल प्रत्याभूतियाँ, उद्यमों का राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक संपत्ति का निजी संपत्ति में हस्तांतरण आदि काम आते हैं। दूसरे काम हैं जो संसद संगठन के सामान्य सूत्र के कानून हैं, वो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का सामान्य गठन, स्थानीय संस्थाओं का उन्मुक्त गठन, उनके अधिकार क्षेत्र तथा समाज संसाधनों की सीमा, शिक्षा, संपत्ति संबंधी अधिकार, सामाजिक व वाणिज्यिक दायित्व,
सेवा संघों तथा सामाजिक सुरक्षा के बारे में विधायन, राष्ट्रीय नियोजन से संबंधित कानून जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं के लक्ष्यों का निर्धारण करती हैं। दूसरा काम है शासन पर नियंत्रण। दोनों सदन सरकार से प्रश्न पूछते हैं। राष्ट्रीय सभा में अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पास कर सरकार हटा देते हैं। प्रस्ताव सदन के कम से कम 1/10 सदस्य पेश करेंगे और कम से कम 48 घंटे बाद पूर्ण बहुमत से इसे पास करना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव गिर जाए तो उसी सत्र में नया प्रस्ताव नए सदस्यों के हस्ताक्षर से आएगा। प्रधानमंत्री भी विश्वास प्रस्ताव रखे या किसी बिल को पास कराने के लिए अपनी सरकार का जीवन दांव पर लगा सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव सदन में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, अन्यथा पीएम को त्यागपत्र देना पड़ता है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। राष्ट्रपति दोनों सदनों के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के परामर्श से देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है या राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। संकट काल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति संसद के कारण सहित संसद को संदेश भेजेगा। राष्ट्रीय सभा का कम से कम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो तो ही इसे भंग किया जा सकता है। आपातकाल में उसे भंग नहीं किया जा सकता। संसद ही राष्ट्रपति द्वारा घोषित युद्ध को अधिकृत करेगी तथा 12 वर्ष से अधिक चलने के बाद सैनिक कानून के समापन को अधिकृत करेगी। विवेकीकृत संसद का प्रतिमान फ्रेंच संविधान ने संसद की शक्तियों को व कार्यों को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है ताकि वह अनाप शनाप तरीके से काम न कर सके और जैसा चौथे गणतंत्र में होता था। फिर भी संसद की शक्तियों व कार्यवाही के विचित्र लक्षण हैं। निश्चित तारीखों में संसद के सदनों के सत्र आहूत, लेकिन राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में सत्र आहूत कर सकता है। संसद संविधान में निर्दिष्ट विषयों पर ही कानून बना सकती है। संसद संविधान में निर्दिष्ट विषयों पर ही कानून बना सकती है। सरकार संसद की कार्यवाही का क्रम निर्धारित कर सकती है। राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष सभा के पूर्ण काल तक और सीनेट का अध्यक्ष 3 वर्ष तक चुना जाता है। सरकारी बिल पर समूचे सदन में चर्चा होती है, कमेटी या आयोग में नहीं भेजा जाता। सरकार सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को अस्वीकार करके अपने बिल पर एकदम मतदान करा सकती है, जिससे उसके भाग्य का निर्धारण हो सके। इसी को सामूहिक मतदान कहा जाता है। सामूहिक मतदान क्या होता है कि सरकार सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को अस्वीकार करके बिल पर एकदम मतदान करा सकती है उसे, जिससे उसके भाग्य का निर्धारण हो सके। इसी को सामूहिक मतदान कहा जाता है। किसी बिल पर दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन होगा। अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन होगा। सीनेट ने बिल पास नहीं किया तो राष्ट्रीय सभा के समक्ष पुनर्विचार हेतु भेजा जाएगा। अगर बिल पास नहीं किया तो राष्ट्रीय सभा के समक्ष इसे पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है। बिल पास हो जाए तो सीनेट से पास कराने की इसे आवश्यकता नहीं होती। अगर बिल पास हो जाए तो सीनेट से पास कराने की इसको आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सीनेट के विशेषाधिकार को शासन हटा सकता है। सरकार संवैधानिक परिषद के माध्यम से संसद की शक्ति पर रोक लगा सकती है। संवैधानिकता का विवाद असंवैधानिक परिषद ही सुलझाती है। सरकार संसद से अध्यादेश अधिकार प्राप्त कर सकती है। अध्यादेश मंत्रिपरिषद की बैठक से पास होगा और वैधानिकता निर्धारित संवैधानिक परिषद करेगी। सांसदों की योग्यता, भ्रष्ट साधनों के प्रयोग का निर्धारण संवैधानिक परिषद ही करेगी। विधायी क्रिया पर सीमाएं लगाना, इन सीमाओं से बाहर हर चीज़ को कार्यपालिका पर छोड़ना गणतंत्र इतिहास में बिल्कुल भी नया नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये 2 देशों के व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। धन्यवाद।